तो ये वक्त है 1980 का। एक छोटी बच्ची जंगल में अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग करने आई है। नदी के करीब से गुजरते हुए उसे एक लड़की गाना गाती सुनाई देती है, जो इस छोटी बच्ची को फूल तोड़ता देखकर अपने पास बुला लेती है। इस लड़की का नाम था रोज, जो अब छोटी बच्ची को मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगी। तभी न जाने जंगल में किधर से काफी सारे लोग आ गए, जो उस बच्ची को अजीब तरीके से देख रहे थे। बच्ची डर गई। तब रोज ने उसे कहा, घबराओ नहीं, ये सब मेरे दोस्त हैं। बच्ची डर कर चली न जाए, इसलिए रोज ने बच्ची का हाथ भी पकड़ लिया। जिसके बाद ये सभी लोग उस बच्ची के करीब आकर उसे मार देते हैं और तब हमें रोज की आंखें चमकती दिखाई देती हैं। बाद में हमें हकीकत पता चली कि रोज और उसके सारे साथी वैम्पायर्स के सैटेनिक कल्ट से थे, जो बच्चों को खाते या उनका खून नहीं पीते थे, बल्कि ये पूरी दुनिया से ऐसे बच्चों की तलाश करते थे जिनके अंदर शाइन हो। शाइन इस मूवी में गॉड गिफ्टेड मैजिक को कहा गया है। और फिर शाइन वाले बच्चों को मारने के बाद जो उनके अंदर से स्टीम निकलती है, ये लोग उसको खाकर हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। अब सीन कट होता है और हमें ओवरलुक होटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा साइकिल चला रहा है। इस बच्चे का नाम है डैनी। अब ये डैनी नाम का बच्चा अपने होटल के वॉशरूम में एक बूढ़ी औरत का भूत देख लेता है, जो देखते ही वो बहुत ज्यादा डर चुका था। उस होटल से जब वो घर वापस लौटा तो उसने बोलना तक छोड़ दिया था। काफी दिन तक यही मामला चलता रहा। अब तो उसकी मॉम भी उसके लिए काफी परेशान रहने लगी थी। अब एक दिन उसी के शहर में उसे ओवरलुक होटल में दिखने वाली एक सोल मिलने के लिए आती है, जिसे टैनी इसलिए देख पा रहा था क्योंकि उसके अंदर भी शाइन थी, मैजिकल पावर्स थी। ये सोल उसे बताती है कि जब मैं छोटा था तो मेरे अंदर भी शाइन थी, लेकिन उसकी शाइन डैनी से कई ज्यादा गुना कम थी। इसी वजह से जब वो ओवरलुक होटल के अंदर गया तो उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब डैनी ओवरलुक होटल के अंदर गया तो वहाँ पे मौजूद सभी सोल्स जाग गईं, क्योंकि वो सारी सोल्स शाइन की भूखी थी और डैनी को मारकर डैनी की शाइन लेना चाहती थी। इसलिए वो अब तक डैनी के पीछे पड़ी हुई है। ये सोल डैनी को अब कुछ बताने आई है। वो डैनी को एक बॉक्स देता है और कहता है, देखो ये एक मैजिक ट्रिक है जो मुझे मेरी ग्रैंडमा ने सिखाई थी। इसके जरिए तुम उन सारी सोल्स को कैद कर दोगे जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, वो भी इस बॉक्स में। डैनी सवाल करता है, इतनी सारी सोल्स को इस बॉक्स में? जवाब में वो कहता है, ये बॉक्स असल में तुम अपने माइंड में क्रिएट करोगे और उनके अंदर उन सभी सोल्स को कैद करोगे। अब इस सोल की बात मानते हुए डैनी अपने घर के वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर उसे वो बुढ़ी सोल दिखाई देने लग गई थी। वहाँ जाकर वो अपने माइंड में एक बॉक्स क्रिएट करते हुए उस सोल को कैद कर देता है, जिसके बाद वो अपने आप को काफी रिलैक्स फील कर रहा था और इस चीज से उसकी मॉम भी खुश थी। अब यही से सीन कट होकर 31 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डैनी अब बड़ा हो चुका है और उसकी मॉम मर चुकी है। डैनी की लाइफ बिल्कुल बकवास थी। वो अल्कोहल एडिक्ट बन चुका था और इसी एडिक्शन के अंदर वो एक आदमी से लड़ भी जाता है। ये देखकर एक लड़की उससे काफी इम्प्रेस होती है और उसे अपने घर ले जाती है। सुबह में अब जब डैनी उसके साथ उठता है तो उसने देखा कि उसके वॉलेट में पैसे नहीं थे, इसलिए उसने लड़की के वॉलेट से पैसे चुरा लिए और तब उसके पास मौजूद सोल ने उसे कहा, ये तुम गलत कर रही हो। लेकिन डैनी ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। सीन कट होकर एक थिएटर के अंदर हमें एंडी नामी लड़की से मिलवाया जाता है, जिसके अंदर भी शाइन थी और वो अपने शाइन के जरिए किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती। वो थिएटर के अंदर कई लोगों को हिप्नोटाइज करके बेहोश कर देती है और फिर उनके वॉलेट से पैसे चुरा कर भाग जाती है। ये काम करते हुए रोज की नजर उसके ऊपर पड़ गई और उसने सोचा क्यों न इस लड़की को अपने कल्ट का मेंबर बना लिया जाए, जिससे बच्चे किडनैप करने में इन्हें आसानी होगी। अब रोज किसी तरह एंडी से मिलती है और उसे अपना कल्ट ज्वाइन करने की इनविटेशन देती है। लेकिन एंडी उनका कल्ट क्यों ज्वाइन करती और उनके साथ बच्चे किडनैप करने का काम क्यों करती? तब रोज उसे समझाती है, देखो हम वैम्पायर्स हैं और हम शाइन वाले बच्चों की स्टीम पे जिंदा रहते हैं, थोड़े बहुत नहीं बल्कि हजारों साल। ये सुनकर एंडी इम्प्रेस हो जाती है और उनका कल्ट ज्वाइन कर लेती है। शाम होने पर ये सारे वैम्पायर एंडी को अपने कल्ट में शामिल करने के लिए कुछ रिचुअल करते हैं, जिसकी वजह से एंडी को बहुत दर्द हो रहा था। इसके बाद एंडी को शाइन सुखाई जाती है, जो कि उसी बच्चे की थी जिसे मूवी के स्टार्ट में इन सब ने मारा था। और उसके बाद फाइनली एंडी इनके कल्ट का हिस्सा बन जाती है, यानी एक शाइन खाने वाली वैम्पायर बन जाती है। अब सीन कट होकर हमें एक छोटी बच्ची एब्रा को दिखाया जाता है। आज उसका बर्थडे है और बहुत सारे लोग उसकी बर्थडे पे आए हैं। उसके डैड ने एक मैजिशियन भी बुलवाया है उसके बर्थडे के लिए। मैजिशियन जब काफी सारे मैजिक ट्रिक्स दिखाता है, मैजिशियन की मैजिक ट्रिक से इम्प्रेस होकर एब्रा घर जाकर अपने पेरेंट्स को अपनी मैजिक ट्रिक सिखाती है। उसने अपने माइंड से सारी स्पून्स को कंट्रोल करते हुए छत पे लटका दिया था और फिर उन्हें नीचे भी गिरा दिया। और ये मैजिक करने की वजह से उसके मॉम डैड बहुत ही ज्यादा डर गए। साथ ही साथ
उसके इस मैजिक करने से उसे डैनी और रोज दोनों ने ही सेंस कर लिया था। यानी दोनों को ही अपने करीब किसी शाइन वाले इंसान के होने का पता चला था। खैर, अब डैनी अपनी लाइफ बेहतर करना चाहता था, इसीलिए वो दूसरे शहर आकर एक बिली नामी इंसान से मिलता है जो उसे एक घर और एक जॉब दिलवाने में मदद करता है। वो यहाँ पर अल्कोहल भी छोड़ना चाहता था, इसके लिए उसने रिहेबिलिटेशन सेंटर भी ज्वाइन किया था। अब रात में जब वो सोने ही वाला था तो उससे एक लड़की और उसके बच्चे का भूत मिलने आए, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गया, क्योंकि अभी पिछली ही रात तो वो इस लड़की के साथ था। ये लड़की उसे बताती है कि रात में ड्रग ओवरडोज करने की वजह से वो मर गई और उसका बच्चा भूख की वजह से मारा गया। इन दोनों के मरने के बारे में अभी तक किसी को खबर भी नहीं है और इन दोनों की लाश अभी तक बेड पे पड़ी है। ये जानकर डैनी को सदमा लगता है। इसी सदमे को कम करने के लिए वो दोबारा अल्कोहल पीना चाहता था, लेकिन फिर वो नहीं करता। फिर अगले दिन हम डैनी को रिहेबिलिटेशन सेंटर में देखते हैं, जहाँ की ही एक सेल में उसे जॉब भी मिली थी। यहाँ पर ऐसे लोगों को रखा जाता था जो किसी बीमारी की वजह से बिल्कुल मरने के करीब होते थे। यहीं पर डैनी एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो मरने के बहुत करीब था, लेकिन उसे मरने से डर लग रहा था। इसीलिए डैनी उसके पास जाता है और अपनी शाइन की पावर से उसे उसकी जिंदगी की अच्छी मेमोरीज दिखाता है और ऐसे उसकी मौत उसके लिए आसान बन जाती है। अब डैनी की शाइन यूज करने की वजह से एब्रा को डैनी का पता चल गया था। उसे ये पता चला था कि एक आदमी दूसरे शहर में है जिसके पास शाइन है। वो अपनी शाइन से यानी अपनी मैजिकल पावर्स से डैनी से कांटेक्ट करती है और उसकी रूम की वॉल पर हेलो लिखती है। डैनी भी जान गया था कि ये काम किसी ऐसी बच्ची का है जिसके पास शाइन है। वो भी उससे बातें करने लग जाता है और एब्रा ये जानकर खुश हो जाती है कि वो दुनिया में अकेली नहीं जिसके पास शाइन है, यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं। खैर, अब यहाँ से कहानी 8 साल आगे जाती है और हम दोबारा डैनी को देखते हैं जो अब नशे बिल्कुल छोड़ चुका है और वो लोगों की आसान मौत में उनकी मदद करता है। यानी मौत के मुश्किल वक्त में वो लोगों को उनकी अच्छी मेमोरीज दिखाता है, जिससे उनकी मौत उनके लिए आसान बन जाती है। इसीलिए शहर में वो डॉक्टर स्लीप के नाम से मशहूर हो गया था। हमें देखने को मिलता है कि अपनी शाइन की वजह से एब्रा और डैनी दोनों रोजाना बातें करते हैं, लेकिन आज तक वो एक दूसरे से नहीं मिले। सीन कट होकर हम रोज और उसके कल्ट ग्रुप से मिलते हैं जो आजकल भूखे मर रहे थे क्योंकि शाइन वाले बच्चे उन्हें मिल नहीं रहे थे। रोज को अब पता चलता है कि उनके कल्ट ग्रुप का एक मेंबर जो लगभग 1000 साल का हो गया था, वो अब भूख की वजह से या ये कह लें कि शाइन ना मिलने की वजह से मरने वाला है। उसे बचाने के लिए रोज अब अपना थर्मस खोलती है जिसमें उसने काफी शाइन इकट्ठी की हुई थी, जो सुखाकर वो उस आदमी की जान बचाती है। जहाँ रोज का ही एक साथी एक और शाइन वाले बच्चे को आखिर ढूंढ ही लेता है, जिस बच्चे को ये लोग एंडी की मदद से हिप्नोटाइज करके किडनैप कर लेते हैं। ये लोग उसे एक करीबी पार्क में ले आते हैं और जमीन पे बांधकर रोज उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती है और उससे निकलने वाली शाइन के ऊपर ये सभी लोग टूट पड़ते हैं। उसके दुख, टॉर्चर और दर्द को दूर बैठी एब्रा सेंस कर लेती है और बहुत ज्यादा चिल्लाती है। उस बच्चे के मरने की वजह से एब्रा को बहुत ज्यादा सदमा लगा था। वो ये बात डैनी को भी दीवार पे लिखकर बता देती है कि एक मर्डर हुआ है। ये सभी वैम्पायर अब उस बच्चे की स्टीम लेने के बाद उसे दफना देते हैं और अब रोज अपने पूरे कल्ट को बताती है कि किसी ने उनको सेंस कर लिया है, कोई उनको जान गया है, किसी को पता चल गया है कि उन्होंने मर्डर किया है। और जिस बच्ची को ये बात पता चली है उसकी शाइन किसी आम इंसान से 1000 गुना ज्यादा है और अगर हम उसे पकड़ कर मार देते हैं तो हम उस बच्चे की शाइन से 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं, वो भी बिना किसी को मारे। अब एब्रा, जिसे बच्चे की मर्डर की क्यूरियोसिटी हो गई थी कि आखिर उसे किसने मारा है, वो इंटरनेट पे गुमे हुए बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है, जहाँ पर उसे मरने वाले बच्चों का पता चल जाता है। अब वो उस बच्चे की मेमोरीज के अंदर जाती है और देख लेती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था, उसका मर्डर किसने किया था। उसे अब वैम्पायर की कल्ट के बारे में पता चल चुका था। वो अभी उस बच्चे के मर्डर की और इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि एकदम से वो रोज के माइंड के अंदर पहुंच गई। रोज जो इस टाइम एक ग्रोसरी शॉप में थी, वो भी अपने माइंड के अंदर एब्रा को देख चुकी थी। वो उसकी शक्ल देखने के लिए एक शीशे के पास जाती है। उसे देखते हुए वो उसे कंट्रोल करने ही वाली थी कि एब्रा ने फौरन रोज के साथ अपना कनेक्शन तोड़ दिया और इतनी अचानक से कनेक्शन टूटने पर रोज अपने आप को संभाल नहीं पाती और दूर जाकर गिरती है। रोज फौरन अपने साथी को जाकर बताती है कि हमने जितना सोचा था उस लड़की के पास उससे कहीं ज्यादा ताकत है, क्योंकि वो रोज के माइंड के अंदर से चली गई थी। अब एब्रा को उस बच्चे के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करना था। उसे पता था कि इसमें उसकी मदद डैनी ही कर सकता है, इसीलिए वो अगले दिन स्कूल नहीं जाती बल्कि डैनी से मिलने के लिए जाती है। डैनी भी उससे मिलकर खुश होता है और उसे बताता है जिसे एब्रा मैजिक समझ रही है उसे शाइन कहते हैं। यहाँ पर एब्रा डैनी को उस वैम्पायर कल्ट के बारे में बताती है जिसने उस बच्चे का मर्डर किया था। असल में एब्रा चाहती थी
कि ये दोनों मिलकर उस बच्चे की डेड बॉडी को बाहर निकालें, जिसके बाद उस वैम्पायर गर्ल को उनके किए की सजा मिले। लेकिन डैनी इस सारे पंगे में नहीं पड़ना चाहता। वो एब्रा को भी यही मशवरा देता है कि तुम्हें भी अपनी शाइन को यूज करना बंद कर देना चाहिए, वरना वो कल्ट तुम्हें भी सेंस करके तुम्हें भी मार डालेगा। फिर इनकी मीटिंग यही खत्म होती है और रात होने पर अब डैनी से मिलने वही सोल आती है जो बार बार आया करती थी। वो डैनी से कहती है तुम्हें एब्रा की मदद करनी चाहिए, वरना वो कल्ट एब्रा को ढूंढ कर उसे मार देंगे। और रही बात मेरी, मैं अब हमेशा के लिए अपनी सोल्स की दुनिया में जा रहा हूँ, आइंदा मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगा। ये सुनकर डैनी को थोड़ा दुख हुआ था, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था एब्रा की मदद करने का। सीन कट होकर अब हमें दिखाया जाता है कि वैम्पायर रोज अपनी बॉडी से अपनी सोल को अलग कर लेती है और फिर आसमानों में उड़ते हुए एब्रा की शाइन पावर को सेंस करते हुए उसके घर में घुस आती है। वो उसकी मेमोरीज में जाकर उसे कंट्रोल करके उसे मारना चाहती थी, लेकिन एब्रा तो उसके आने के बारे में पहले से ही जानती थी, इसलिए एब्रा ने उसके लिए एक जाल बिछाया हुआ था। जैसे ही रोज उसकी मेमोरीज के अंदर जाती है, एब्रा उसके हाथ को पकड़ लेती है, जिससे रोज को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो बिना यहाँ कुछ भी किए फौरन यहाँ से भाग जाती है। यहाँ आने पर उसे पता चलता है कि अब उसके कल्ट के कोर मेंबर जो कि काफी बूढ़े हो चुके थे वो मर रहे हैं, क्योंकि इनके पास टीम बची ही नहीं। एंडी से पूछती है ये क्या हो रहा है, तुमने तो कहा था कि हम लोग मरते नहीं है। तब रोज बताती है ऐसा नहीं था, मैंने तुम्हें ये बताया था कि हम लोग जितनी ज्यादा स्टीम लेते हैं उतना ज्यादा जिंदा रहते हैं। इन्हीं की बातों के दौरान ये देखते हैं कि इनके ग्रैंड पा मारे जाते हैं और रोज और उसके सारे साथी उनकी बॉडी से निकलने वाली स्टीम को खा जाते हैं। यहाँ पर रोज का साथी उसे बताता है कि हम एब्रा को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि वो तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर सकती है और फिर हमारा प्लान भी जान सकती है। यहाँ एब्रा भी अपनी शाइन के जरिए डैनी से कांटेक्ट करती है और उससे बताती है कि उसने रोज के माइंड को काबू कर लिया था, जिससे उसे ये पता चला है कि ये लोग किसी भी वक्त एब्रा को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। और ये बात जानते ही डैनी फौरन उसकी मदद को आने का डिसाइड करता है। डैनी अभी अपने दोस्त के साथ रास्ते में ही था कि एब्रा अपनी सोल को अपनी बॉडी से अलग करते हुए इनकी गाड़ी में इनके साथ आ गई। उसने डैनी को बताया कि मैंने एक न्यू ट्रिक सीखी है जिसकी मदद से मैं किसी के भी माइंड में जाकर उसके माइंड को कंट्रोल कर सकती हूँ। ये कहते ही वो डैनी के माइंड के अंदर चली जाती है, जहाँ उसे बहुत सारे बॉक्सेस और ओवरलुक होटल दिखाई देता है। खैर अब ये लोग पहुंच जाते हैं उसी जगह पर जहाँ पे वैम्पायर्स के ग्रुप ने उस बच्चे को दफनाया था। यहाँ डैनी का जो दोस्त उनके साथ आया था उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी कि डैनी और एब्रा क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी मदद करता है। और जब ये लोग उस बच्चे की लाश को जमीन से निकाल लेते हैं तो डैनी का दोस्त भी अब डैनी पे यकीन करने लगा था कि उसके पास कुछ तो पावर्स थे। ये मिशन इतना बड़ा था कि एब्रा अपने मॉम डैड को बताए बगैर तो कर नहीं सकती थी, इसलिए सुबह होने पर वो डैनी और डैनी के दोस्त को अपने घर ले जाती है और अपने डैड के माइंड को कंट्रोल करते हुए उसे उस बच्चे के मर्डर की सारी स्टोरी दिखा देती है और उन्हें वैम्पायर के कल्ट ग्रुप के बारे में भी बता देती है। एब्रा चाहती थी कि उन वैम्पायर के ग्रुप को पुलिस पकड़ ले, लेकिन उसके डैड कहते हैं वो ग्रुप इतने सालों से जिंदा है, उन्होंने पुलिस का कोई जुगाड़ तो किया ही होगा, बेहतर यही है कि हम लोग खुद उन वैम्पायर्स को मारे। अब एब्रा अपनी पावर्स से उस कल्ट की लोकेशन को जान लेती है और उसे पता चलता है कि वो लोग एब्रा को ही पकड़ने के लिए आ रहे थे। अब यहाँ डैनी उन सबको धोखा देने का प्लान बनाता है। ये तीनों लड़के एब्रा को लेकर एक जंगल में आ जाते हैं और एब्रा की पावर्स को सेंस करते हुए ये पूरा कल्ट ग्रुप भी उसी जंगल में आ जाता है। यहाँ आते ही इस कल्ट को एब्रा सामने बैठी हुई दिखाई दी। एब्रा को रिलैक्स करने के लिए एंडी ने अपनी हिप्नोटाइजेशन पावर का इस्तेमाल किया और फिर उसके पास आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन तब ट्विस्ट ये निकला कि उसने इंजेक्शन एब्रा को नहीं बल्कि उसके एक छोटे से डैडी को लगाया था। और ये सब जो कल्ट ग्रुप देख रहे थे ये सारा एब्रा का मैजिक था। उसने अपने मैजिक के जरिए यहाँ उन्हें कुछ और दिखाया। एब्रा असल में यहाँ थी ही नहीं। एब्रा इस टाइम अपने घर पे थी और हमें देखने को मिला कि वहाँ पे भी एक वैम्पायर पहुंच गया है जो एब्रा की इस चाल को जान गया था, इसलिए उसने अपने पूरे कल्ट ग्रुप को वहीं भेजा जहाँ एब्रा ने जाल बिछाया हुआ था और खुद वो एब्रा को पकड़ने आ गया उसके घर पर। यहाँ जंगल में डैनी एब्रा के डैड और डैनी का दोस्त था जो एक एक करके शूट करते हुए इन वैम्पायर के ग्रुप को मारना शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है जिसमें ज्यादा वैम्पायर ही मारे जा रहे थे। यहाँ अब एब्रा के डैड और डैनी के दोस्त की गोलियां खत्म हो गई थी, सिर्फ डैनी की ही बंदूक में गोली थी और जिंदा भी सिर्फ एक एंडी ही बची थी। डैनी जैसे ही एंडी को मारने के लिए बंदूक उठाता है डैनी उसे हिप्नोटाइज करते हुए सुला देती है और इससे पहले कि वो डैनी को ही मार देती एब्रा अपनी पावर्स का यूज करते हुए डैनी को जगा देती है। अभी डैनी पूरी तरह उठा नहीं था कि एकदम से उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी और गोली लग गई एंडी को। देखने में पता चला कि ये डैनी के दोस्त ने मारी थी और मरने से पहले गुस्से में
एंडी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस आदमी को ये कमांड दे गई कि तुम अपने आप को गोली मार लो। यह आदमी जो हिप्नोटाइज हुआ था एंडी की बात मानते हुए वो अपने आप को शूट कर देता है और यही मारा जाता है। सीन कट होकर अब एब्रा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन वैम्पायर्स का एक मेंबर एब्रा को बेहोश करके यहाँ से ले जा रहा है। हालांकि वक्त पे एब्रा के डैड उसे आकर रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन सब कुछ बेकार। एब्रा को जब होश आया तो उसे कार में बिठाया हुआ था और सीट बेल्ट से बांधा गया था। उसे ड्रग की ओवरडोज दी गई थी जिसकी वजह से वो होश में भी नहीं आ रही थी और ना ही अपनी पावर्स का यूज कर पा रही थी। जहाँ जब डैनी को एब्रा के किडनैप होने का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका था। इसी अपसेट माइंड के साथ वो अब काफी सालों बाद दोबारा अल्कोहल पीने का फैसला करता है लेकिन इस मर्तबा भी वो अपने आप पे कंट्रोल कर गया था और फिर उसने एब्रा को ढूंढने के लिए अपनी शाइन का इस्तेमाल किया और एब्रा को ढूंढ भी लिया। वो अपनी शाइन के जरिए एब्रा की बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर अपने साथ बैठे हुए ड्राइवर के माइंड को कंट्रोल करते हुए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है जिसकी वजह से वो आदमी गाड़ी से बाहर निकलकर बहुत बुरी तरह मर चुका था। ऐसे ये सारे के सारे वैम्पायर्स तकरीबन मारे जा चुके थे सिवाय रोज के जिन्हें ये लोग इस मिशन में नहीं लाए थे। अब रोज अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए अपनी थर्मस में स्टोर की हुई सारी की सारी स्टीम ले लेती है जिसके बाद वो एब्रा और डैनी से बदला लेने का फैसला करती है। डैनी एब्रा को बताता है कि रोज अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है और वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगी लेकिन उसे मजा चुकाने के लिए मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जो जगह शाइन वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो है ओवरलुक होटल जहाँ से बहुत सारी सोल्स डैनी के पीछे पड़ी थी। डैनी का मानना था कि अगर ये शाइन वाले लोगों के लिए खतरनाक है तो वैम्पायर के लिए तो शायद और भी ज्यादा खतरनाक हो। इस होटल में आते ही डैनी बॉयलर रूम में जाकर बॉयलर को ऑन कर देता है और फिर एक बार रूम में जाता है जहाँ एक सोल उसे अल्कोहल ऑफर करती है क्योंकि ये सोल जानती थी डैनी एक शराबी था। डैनी अपने डैड की तरह इस शराब के लिए अपनी सोल को बेच सकता था लेकिन उसने यहाँ पे अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल कर लिया और ऐसे सोल्स के जाल में नहीं फंसा। अब डैनी और एब्रा देखते हैं कि रोज भी इन दोनों को सेंस करते हुए इसी होटल में आ चुकी है जिसके यहाँ आते ही उसे लिफ्ट से बहुत सारा खून निकलता दिखाई देता है। इसके बाद रोज आगे बढ़ती है तो उसे डैनी और एब्रा मिल जाते हैं जो दोनों एक ही साथ अपनी शाइन वाली पावर्स से उसके ऊपर हमला कर चुके थे। उनके इस हमले की वजह से रोज पहुंच चुकी थी एक अजीब सी दुनिया में जो बिल्कुल एक पजल जैसी थी जहाँ पर बार बार एब्रा आकर उसके ऊपर हमला कर रही थी। अब अगली मर्तबा जब एब्रा उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है तो रोज बिल्कुल तैयार खड़ी थी। वो एब्रा को पकड़ लेती है उसे मारने के लिए लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये माइंड एब्रा का नहीं बल्कि ये माइंड डैनी का है जहाँ पर वो उसे एक बॉक्स में बंद करना चाहता है। ये एहसास होते ही रोज फौरन डैनी के माइंड से बाहर निकल आती है जिसके बाद अब वो डैनी और एब्रा के सामने थी। एब्रा उसे देखते ही भाग जाती है जबकि यहाँ रोज डैनी को अपने कल्ट में शामिल होने की ऑफर देती है लेकिन डैनी जैसे ही इनकार करता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है वैसे ही रोज उसके हाथ से उसकी एक्स लेकर उसी के ऊपर हमला कर देती है। इस हमले से डैनी को बहुत ज्यादा दर्द हुआ था। रोज ने उसे उठाकर सीढ़ियों से नीचे भी फेंक दिया था। दर्द की वजह से उसके अंदर से उसकी शाइन निकलने लगी थी जिसे रोज अब अपने अंदर ले रही थी। अब यहाँ पर रोज डैनी को मारने के लिए उसके माइंड के अंदर चली जाती है जहाँ डैनी फौरन अपने माइंड के अंदर मौजूद सारे बॉक्सेस खोल देता है जिसमें उसने ओवरलुक होटल के सभी सोल्स को रखा हुआ था। वो सोल्स जो कई सालों से डैनी के माइंड में मौजूद बॉक्सेस में बंद थी काफी भूखी थी। वो वहाँ से बाहर निकलते ही किसी भूखे शेर की तरह एक वैम्पायर यानी इस रोज के ऊपर हमला कर देती हैं और उसे बुरी तरह मार कर खा जाती हैं। जिसके बाद ये सारी सोल्स मिलकर डैनी को भी अपने कंट्रोल में कर चुकी थी। वो उसे प्रोसेस कर लेती है और फिर डैनी अपने ही साथी यानी एब्रा को मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी लिए उसके पीछे भागता है। यहाँ पर एब्रा को भी इस होटल की सभी सोल्स दिखाई देती हैं और तभी उसके सामने डैनी भी आ जाता है। डैनी अपने आप को बहुत ही मुश्किल से उन सारी सोल्स के पोजेशन से निकालता है और एब्रा से कहता है जाओ, मैंने यहाँ का बॉयलर रूम ऑन कर दिया था, यह होटल किसी भी टाइम भर जाएगा, तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ की सारी सोल्स मारी जाएंगी। अब आखिरी वक्त में डैनी को उसकी मॉम की सोल दिखाई देती है जिससे उसकी मौत आसान हो गई थी। बाहर खड़ी एब्रा इस पूरे होटल को जलता देख रही थी और वो होटल के जलने से ज्यादा डैनी की मौत की वजह से दुखी थी। खैर सीन कट होता है और हमें काफी दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि एब्रा से मिलने के लिए डैनी की सोल आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डैनी से मिलने के लिए एक अच्छी सोल आया करती थी। हमें पता चला है कि उस होटल की सभी सोल्स अब एब्रा के पीछे पड़ चुकी हैं, इसीलिए डैनी ने एब्रा को भी वही मैजिक सिखाया है जो उस सोल ने डैनी को सिखाया था, यानी उन सारी सोल्स को बॉक्स में बंद करने वाला मैजिक। यहाँ पर किसी से बातें करता हुआ एब्रा को उसकी मॉम सेंस कर लेती है। उससे आकर पूछती है किससे बात कर रही हो। एब्रा झूठ नहीं बोलती और बता देती है
कि मैं डैनी अंकल के सोल से बात कर रही हूँ। मॉम, आपको पता है आफ्टर लाइफ भी होती है, जिस आफ्टर लाइफ के अंदर डैनी अंकल भी बिल्कुल ठीक है और मेरे डैड भी। ये सुनकर उसकी मॉम को भी अच्छा लगा था। जिसके बाद अब एब्रा वॉशरूम में गई थी उस बूढ़ी सोल को कैद करने के लिए, जिसे मूवी के स्टार्ट में डैडी ने बॉक्स में कैद किया था। और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।